हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था सहायक शिक्षक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो कि 2019 में हुआ था, जिसके अंतर्गत अब तक हमने सीडीपी को डिस्कस कर लिया है। हमने इंग्लिश देख लिया, हिंदी देख लिया, ईवीएस को डिस्कस कर लिया है। आज हम कंप्यूटर और जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन या फिर हम जनरल नॉलेज बोल सकते हैं, वहां से जो क्वेश्चन आते हैं उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और कहीं पे कुछ डाउट है तो उसको भी जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यदि कंप्यूटर की बात करें तो वो है हमारा, इन व्हाट ईयर वाज गूगल लॉन्च्ड एज अ सर्च इंजन। गूगल को सर्च इंजन के रूप में किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1998, 95, 97, 99। आप लोग अपने मन में आंसर सोचिए, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, और यहाँ पे हम कंटिन्यूशन में डिस्कस कर रहे हैं। आप पॉज करके जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। अब यदि हम गूगल की बात करें ना, तो गूगल एज अ सर्च इंजन ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 1998 में। कब? 1998 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो लिख लीजिए यदि आप लोगों को नहीं आता है, यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है ना। लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये जो है एक ऑफिशियली लॉन्च्ड ये गूगल एज अ सर्च इंजन 1998 में हुआ है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। किसके द्वारा? लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप इज कंट्रोल्ड बाय। किसी भी कंप्यूटर को उसके प्रकार की परवाह किए बिना नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यूजर के द्वारा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के द्वारा, बूटिंग के द्वारा या हार्डवेयर के द्वारा। बताइए क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। देखो, यदि हम कंप्यूटर की बात करें ना, तो कंप्यूटर क्या है, हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट हमको मिलता है। ये नॉर्मली ये पूरा प्रोसेस होता है। इसका मतलब इनपुट, हाउ वी आर गिविंग इनपुट, वी आर गिविंग इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर को, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वी आर गिविंग इनपुट ना। वी आर गिविंग इनपुट, इसका मतलब कि किसी भी कंप्यूटर को उसके प्रकार, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसको आप कैसे नियंत्रित कर सकते हो? आप प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के द्वारा आप नियंत्रित कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टोरेज टाइप इज यूज्ड इन द मॉडर्न डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा। व्हाट स्टोरेज टाइप, कौन सा आधुनिक डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, MP3 प्लेयर आदि में किस स्टोरेज प्रकार का उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग करते हैं बताइए? पेन ड्राइव का, फ्लैश मेमोरी कार्ड का, फ्लैश मेमोरी कार्ड का, ऑप्टिकल ड्राइव का या फ्लॉपी ड्राइव का? बताइए क्या यूज होता है। तो हम सभी को पता है कि मोबाइल में क्या, मोबाइल की बात करें, डिजिटल कैमरा की बात करें या फिर MP3 प्लेयर्स की बात करें, एज अ स्टोरेज वी आर सेइंग मेरी मेमोरी फुल हो गई है। क्या बोलते हैं हम? मेरी मेमोरी फुल हो गई है। इट मीन्स व्हाट वी आर यूजिंग फ्लैश मेमोरी कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेंड माइक्रो? इट इज antivirus program, it is just a program, it is virus program, none of the above। ट्रेंड माइक्रो क्या है? एंटीवायरस है, एक कार्यक्रम है, वायरस प्रोग्राम है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये देखो, ये किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये न्यूज में रहते हैं लगभग, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अचानक से उठ करके कोई क्वेश्चन नहीं आते, जो कि न्यूज में रहते हैं वही पूछ लिए जाते हैं। तो ट्रेंड माइक्रो है क्या? ये हमसे पूछा गया, एंटीवायरस है, वायरस है, या फिर केवल एक प्रोग्राम है, या फिर नन ऑफ द अबव है। यहाँ पे यदि हम ट्रेंड माइक्रो की बात करें ना, तो ये एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है। ट्रेंड माइक्रो क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, ठीक है। क्या? ट्रेंड माइक्रो, क्या चीज है ये? ट्रेंड माइक्रो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन
encryption algorithm and a decryption algorithm is called. एंक्रिप्शन एल्गोरिथम और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के संयोजन को कहा जाता है प्लेन टेक्स्ट साइफर, ओरिजिनल टेक्स्ट या शिफ्ट साइफर. बताइए क्या कहा जाता है? एनक्रिप्टेड रहे और डिक्रिप्टेड रहे. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो उनका कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम साइफर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हम साइफर बोलते हैं. ठीक है, सिफर साइफर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट इज, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है HTTP, WW, TCP/IP या FTP. देखो पहले हम ना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को देखते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है. ठीक है, यदि हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात करें ना, तो हम लोग कैसे सर्च करते हैं. ठीक है, सर्च इंजन में हम किस तरीके से सर्च कर लेते हैं, ये नॉर्मली प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत होती है. यानी कि हम वहां पे प्रोटोकॉल क्या अलाउ करता है? प्रोटोकॉल अलाउज द ट्रांसफर ऑफ डेटा. क्या अलाउ करता है? ट्रांसफर ऑफ डेटा अलाउ करता है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ डेटा को अलाउ करता है. और इसी की मदद से हम क्या कर पाते हैं? हम ईमेल को सेंड कर पाते हैं. ठीक है, हम ब्राउज कर सकते हैं वेबसाइट्स में, ब्राउजिंग. ठीक है, या फिर हम ऑनलाइन म्यूजिक सुनते हैं ना, तो ये सब किसकी मदद से होता है? ये सब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की मदद से होता है. यानी कि वो ट्रांसफर हो रहे हैं डेटा. ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट इज, किसको यूज किया जाता है? तो किसको यूज किया जाता है? TCP एंड IP आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और वी कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा. क्या है? TCP/IP है. ठीक है, इसमें TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल. क्या बोला जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल. और इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में. ये है TCP और ये है IP. यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को जरूर पढ़ लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ALU, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर. बताओ ब्रेन किसको बोला जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? तो कंप्यूटर का ब्रेन है CPU. ठीक है, क्या है? CPU. ये आप सभी को पता होगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS-DOS है, यूनिक्स है, जिनिक्स है या लाइनेक्स है? बताइए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? सिंगल यूजर. सिंगल यूजर की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? सिंगल यूजर. MS-DOS जो होता है वो सिंगल यूजर होता है. क्या होता है? MS-DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू राइट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, प्रिंट टेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज. बताइए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? देखिए, यदि हम वर्ड प्रोसेसर की बात करें ना, तो वर्ड प्रोसेसर किस लिए हम यूज करते हैं? वर्ड प्रोसेसर हम राइट के लिए यूज करते हैं, एडिट के लिए यूज करते हैं, और हम प्रिंट के लिए भी यूज करते हैं. क्या? टेक्स्ट को. ठीक है, तो राइटिंग के लिए भी यूज होता है, एडिटिंग के लिए भी यूज होता है, प्रिंटिंग के लिए भी यूज होता है. वर्ड प्रोसेसर में हम सब चीज करते हैं. इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप ऑफ प्रिंटर. देखो प्रिंटर से क्वेश्चन बनता है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बनता है. ये एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा. साथ में ALU हो गया, आपका CPU हो गया, मेमोरी हो गया. तो ये सब क्या है कि ये सब क्या है? नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. तो लगभग आपको ये सब ऐसे एरिया है जहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन आएंगे, तो उसको पढ़ लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइप ऑफ प्रिंटर इन विच कैरेक्टर or letters are formed without the use of any mechanical impact is termed as page printer, line printer, impact printer, non impact printer. बताओ, यहाँ पे बोला गया कैरेक्टर या फिर लेटर आर फॉर्म्ड विदाउट द यूज ऑफ मैकेनिकल इम्पैक्ट. प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रभाव के
अक्षर बनते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताइए क्या बोला जाता है। अब देखो क्वेश्चन में यदि हमें नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, यदि हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ जाएं, विदाउट द यूज ऑफ मैकेनिकल इम्पैक्ट, विदाउट यानी कि किसी भी इम्पैक्ट को यूज नहीं करना है, नहीं नहीं बोला, विदाउट नहीं, तो नहीं वाला देखो क्या है, नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। यदि हमें नहीं भी पता है ना कि अरे यार प्रिंटर क्या होता है, हमने तो ये टॉपिक छोड़ दिया और यहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन में ही देखो आंसर है ना। अब ये थोड़ी ना कि ये डायरेक्टली उठ करके आ जाए, लेकिन मैं ये मेरा प्रयास ये है कि आपको ये चीज समझ में आए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हो विदाउट नोइंग द आंसर। यदि आपको नहीं भी आता तो आप सॉल्व कर सकते हो क्या, मेरा प्रयास है कि शायद वहां पे थोड़ी आप लोगों की मदद हो जाए। ठीक है, तो क्या है कि विदाउट द यूज ऑफ यानी कि नहीं, किसी भी इम्पैक्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं यानी कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि वो क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, समझ में आया। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब कंप्यूटर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, When did Shivaji declared himself an independent ruler? 1665, 1674, 1656, 1680। शिवाजी ने स्वयं को स्वतंत्र शासक कब घोषित किया, बताइए कब घोषित किया शिवाजी ने अपने आप को स्वतंत्र शासक, बताइए क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। शिवाजी ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया था 1674 में। कब, 1674 में। देखो इसके लिए बेस्ट क्या है कि आप कोई सी भी आप जीके की बुक उठाना और उसको पढ़ लेना, हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से पढ़े, कोई सी भी जीके की बुक उठाना, वहां से ये सब क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। Which of the following constitution amendment provides the local self government constitutional status? local self government को constitutional status किस संविधान संशोधन ने प्रदान किया था, संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को दिया गया है, बताइए। 54th and 53 and 54, 63, 64, 73, 74, 77। हाउ ब्यूटीफुल इट इज फ्रेम्ड ना क्वेश्चन जो है। और ये अक्सर आप लोग सुने होंगे, पंचायत, देन म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है आपका 73 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में आया था। कब आया था, 1992 में आया था। उस समय जो है स्थानीय स्वशासन को क्या दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। इसीलिए बोला जाता है, जैसे कि पिरामिड है ना, तो सबसे टॉप में आपके सेंटर है, ये स्टेट है, और सबसे निचले स्तर पर कौन है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, पंचायत म्युनिसिपैलिटीज आते हैं। क्लियर है, समझ में आया। 73 वाला पंचायत के लिए, 74 वाला म्युनिसिपैलिटीज के लिए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यहाँ पे मैंने बता दिया ना आंसर 73, 74। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Himalayan mountain originated due to sediment deposits in which of the following oceans? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस महासागर में तलछट जमा होने के कारण हुई? अरेबियन सी, टेथिस सी, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन। बताइए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो यदि हम ज्योग्राफी का पढ़ते हैं ना, तो ज्योग्राफी का जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि हाउ हिमालयन माउंटेन्स गेट फॉर्म्ड, ये हिमालय जो है हमारे कैसे बने हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में वहां पे क्या था, सी था, टेथिस सी था। ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो ऊंचले स्तर पर ये जो आप ये जब इसके पूरी ओरिजिनेशन इसका पढ़ोगे ना, हाउ हिमालयन माउंटेन गेट्स ओरिजिनेटेड, वहां से हमको ये बहुत ही डिटेल्ड स्टडी होती है इसकी, यदि हम यूपीएससी पीएससी इसकी बात करते हैं तो। लेकिन अभी आप लोगों के लिए उतनी चीजें, इतनी डेप्थ में जाना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता। तो आप लोग केवल इतना जान लीजिए, टेथिस सी। ठीक है, तलछट जमा होने का किस महासागर के में तलछट जमा होने के कारण हुई, टेथिस सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कंट्रोल द क्लाइमेट? निम्नलिखित में से कौन से कारण जलवायु को नियंत्रित करते हैं? हाइट ऑफ द सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम सी, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सतह की ऊंचाई, समुद्र से दूरी,
लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, वायुमंडलीय दबाव। बताओ क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट ऑप्शंस दिए गए, इसमें से विकल्प आपको चुनने हैं। बताइए क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी सी, बी डी या बी सी डी। क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कंट्रोल द क्लाइमेट, इन निम्न में से कौन से कारण जलवायु को नियंत्रित करते हैं। आइए देख लेते हैं हम कि किन किन कारणों से जलवायु को नियंत्रित किया जाता है। देखो, हाइट ऑफ द सरफेस, सतह की ऊंचाई आपके क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी कितनी है, वो भी क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। लॉन्गिट्यूडनली प्रोपोजिशन हमारी क्या है, वो भी कंट्रोल करता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कैसा है, ज्यादा कम कैसा है, ये चारों ही चीजें आपके क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले रीजंस हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच 5-year प्लान was the industrial liberalization to new policy was adopted. एक मिनट, was the industrial liberalization to new policy was adopted 6th, 7th, 8th, 5th। औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, 6वें, 7वें, 8वें या 5वें। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इन विच 5-year प्लान इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन टू न्यू पॉलिसी was adopted। यदि हम लिबरलाइजेशन की बात करें तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि क्या पढ़े हैं आप लोग कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में सुने होंगे आप लोग, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में यदि आप लोग को थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो 5-year प्लान को एक बार देख लेना कि कब होता है, कब नहीं, कब क्या क्या लाया गया है, कब क्या क्या नहीं लाया गया है, ठीक। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था, ये ग्रेटर एटोनमी प्रोवाइड किया था। क्या, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन मतलब विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के हस्तक्षेप के बिना प्राइवेट ओनर्स को डिसीजन लेने की शक्ति प्रदान करना, वो है इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन। यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर रहे हैं, क्या हो पाएंगे, फल फूल पाएंगे। यानी कि केवल और केवल सरकार का हस्तक्षेप बस उसमें नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन को एडॉप्ट किया गया था 1991 की ये बात है। उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उस समय 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उस समय इसको एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये वाली बात आप बिल्कुल आप लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच ट्राइब, अब ये छत्तीसगढ़ के बारे में है, ठीक है। 5 इंडिया जीएस से था और ये 5 जो है सीजीजीएस का है, ठीक है। टू विच ट्राइब ऑफ दिस स्टेट दशहरा डांस बिलोंग, दशहरा नृत्य इस राज्य की किस जनजाति से संबंधित है, बैगा, प्रधान, बत्रा या हलबा। बताइए दशहरा डांस किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। वीर हनुमान सिंह अवार्ड ऑफ दिस स्टेट इज गिवन फॉर द स्पेशल परफॉर्मेंस अंडर विच कैटेगरी, इस राज्य का वीर हनुमान सिंह पुरस्कार किस श्रेणी में विशेष प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स, फायर एक्सटिंग्विश या कमांडो। पुलिस विभाग, खेल, आग बुझाना या कमांडो। तो वीर हनुमान सिंह अवार्ड पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वीर हनुमान सिंह अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में दिया जाता है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नेशनलिस्ट ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जामिया मिलिया, नालंदा एजुकेशन सेंटर, हिंदुस्तानी एजुकेशन सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। असहयोग, ये तो इंडिया जीएस का है। असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों द्वारा निम्नलिखित में से किस शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई, जामिया मिलिया, ये जामिया इस्लामिया होना चाहिए, ठीक है। नालंदा शिक्षा केंद्र, हिंदुस्तानी शिक्षा केंद्र या दिल्ली विश्वविद्यालय। बताइए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय जिस
एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जामिया इस्लामिया होना चाहिए, जामिया मिलिया नहीं है, जामिया इस्लामिया होना चाहिए, ठीक है। Which of the following crops cannot be produced in more humidity and high temperature? पैडी, मसूर, मेज, सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान में नहीं पैदा की जा सकती? धान, मसूर, मक्का, सोयाबीन। देखिए अधिक आर्द्रता रहेगी या फिर उच्च तापमान रहेगा तो कौन सी फसल उसमें नहीं पैदा की जा सकती? तो वो क्या है? मसूर है। क्या है? मसूर है। बाकी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यदि मोर ह्यूमिडिटी रहेगी और हाई टेम्परेचर रहेगा यानी कि अधिक आर्द्रता रहेगी और उच्च तापमान रहेगा तो मसूर की खेती नहीं की जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब रिलीज हुई थी? When was the film Raja Harishchandra released? 1913, 1943, 1917, 1923। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो राजा हरिश्चंद्र की बात यदि हम करें तो वो रिलीज हुई थी 1913 में। कब? 1913 में, अंग्रेजों के समय की बात हो रही है ये, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई थी 1913 में। तो अब इसके लिए आप अलग से कौन सी बुक पढ़ेंगे? तो नॉर्मली एक जीके की बुक ले लीजिए, उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो बिल्कुल उसको पढ़ लीजिए, अधिकतर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत। नमः शिवाय।